साथियों, नमस्कार। मैं पद्मेश तेलंग इस समय भारत के इतिहास का जो आधुनिक भारत का कालखंड है उसमें प्रवेश कर चुका हूँ और उसके लेक्चर्स हमारे भी चल रहे हैं। पिछली व्याख्यान के क्रम में अ, हमने आधुनिक भारत जो 1857 की क्रांति के बाद का भारत है उसकी कुछ चर्चा की थी। उस क्रम में आज मैं यहाँ इस आधुनिक भारत में जो अंग्रेजों के काल में हिंदू सुधार आंदोलन हुए वहाँ से आज की शुरुआत मैं करता हूँ। देखिए, एक हमारे यहाँ ब्रह्म समाज नाम की संस्था का इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। एक प्रार्थना समाज बना था। प्रार्थना समाज 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था। ये हिंदू सुधार आंदोलन थे। एक धर्म सभा बनी। धर्म सभा राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के प्रचार का विरोध करने के लिए धर्म सभा का आयोजन किया था। फिर आता है आर्य समाज, जो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित था। वो भी एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन था। मूर्ति पूजा, पशु बलि, राज श्राद्ध वगैरह इन सब के विरोध में था। हिंदू सुधार आंदोलन के लिए लड़े थे ये। उसके बाद और भी कुछ हिंदू सुधार आंदोलन है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, सेवा समिति है, सामाजिक लीग सेवा है, आत्मसम्मान आंदोलन है। ऐसे कई सारे आंदोलन हैं। एक मंदिर प्रवेश आंदोलन, वाईकॉम सत्याग्रह भी हुआ है यहाँ। जो नारायण गुरु और टी के माधवन, ये जो प्रमुख समाज सुधारक और देश के अभिमानी समाचार पत्र के संपादक थे, इन्होंने त्रावणकोर प्रशासन के साथ मंदिर प्रवेश का मुद्दा उठाया था, जहां अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं था। ये भी एक बड़ा मंदिर प्रवेश आंदोलन इतिहास में उल्लेख नहीं रहा है। एक हिंदू सुधार आंदोलन के लिए भारतीय सामाजिक सम्मेलन हुआ था, जिसकी स्थापना 1887 में एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक सुधार की शाखा के रूप में ये संस्था काम करती थी। इन लोगों ने, भारतीय सामाजिक सम्मेलन के लोगों ने लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागृत किया था और प्रतिज्ञा आंदोलन के नाम से एक प्रतिज्ञा शुरू कराई थी कि आप बाल विवाह नहीं करेंगे। अब ये हिंदू सुधार आंदोलन थे। मैं कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन की भी चर्चा करूंगा। मुस्लिम सुधार आंदोलन में एक नाम आता है देवबंद स्कूल। देवबंद स्कूल के आंदोलन की शुरुआत 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा सहारनपुर, जो उत्तर प्रदेश है, वहां इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसने सर सैयद अहमद खान की विचारधारा का विरोध किया था और इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक नेताओं का प्रशिक्षण हो और कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो। तो एक इसी तरह से मुस्लिम आंदोलन हुआ था। मैं खाली नाम बताऊंगा। अहमदिया आंदोलन 1889 में। फिर अलीगढ़ आंदोलन हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने शुरुआत की थी। फिर आता है एक उल्लेखनीय आंदोलन है मुस्लिम सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन, जो मुस्लिम सुधार आंदोलन के बाद हुआ। और इन सारे मुस्लिम और हिंदू सुधार आंदोलनों से जिसको थोड़ी सी प्रेरणा मिली थी, इसी तरह से पारसियों ने भी यहाँ सुधार आंदोलन शुरू किया। पारसी सुधार आंदोलन में एक नाम है रहनुमाई मजदा यासन सभा। ये एक संस्था का नाम है, रहनुमाई मजदा यासन सभा। 1851 पारसियों की संस्था है। इसे नौरोजी फुरदुन जी और अंग्रेजी शिक्षित पारसियों के एक समूह ने स्थापित किया था। इसके नेताजी फुरदुन जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, के आर कामा थे। और इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, रस्म गोफ्तार। इन्होंने भी अपने पारसी समुदाय में जो
कुरीतियां हैं उनको सुधारने के लिए आंदोलन किया था। सिखों ने भी अपना सुधार आंदोलन किया। सिखों के सुधार में एक निरंकारी आंदोलन की चर्चा होती है। यह बाबा दयाल द्वारा स्थापित आंदोलन था और इसका उद्देश्य भी निरंकार निर्गुण ईश्वर की आराधना पर बल देना था। अकाली आंदोलन 1921 में हुआ। इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य भी सिख गुरुद्वारों को जो भ्रष्ट उदासी महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराने का उद्देश्य था। और इसके नेताओं ने भी, अकाली आंदोलन के नेताओं ने भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाई थी। एक थियोसॉफिकल आंदोलन की मैं चर्चा और करूं। थियोसॉफिकल वर्ष 1875 में HP ब्लावास्की और MS ऑलकॉट ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और बाद में इसका मुख्यालय मद्रास में एक अड्यार करके जगह अड्यार में स्थापित कर दिया था। और थियोसॉफिकल आंदोलन की मान्यता थी कि चिंतन, प्रार्थना, रहस्य का उद्घाटन, इन सब के माध्यम से किसी व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर के मध्य एक सीधा संबंध स्थापित किया जाता है। और इन्होंने पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा ऐसी हिंदू मान्यता को भी स्वीकार किया था। ये भी एक बड़ा समन्वयवादी आंदोलन हुआ करता था। तो देखिए इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव क्या हुआ। सकारात्मक प्रभाव बड़े अच्छे हुए कि जनमानस को धर्म के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, समाज सुधार के माध्यम से, कुरीतियों को हटाने के माध्यम से, शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से आम जनता को एकजुट करना का उद्देश्य था। और उसके साथ साथ भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता के लिए भी अंग्रेजों के खिलाफ एक मानसिकता तय करनी थी। और ये जो जाति, शुद्धता अशुद्धता, निम्न जाति उच्च जाति, सवर्ण अवर्ण, ये बहुत सारी चीज़ों का के प्रति जो कुरीतियाँ बहुत सारी थी, इसके अलावा उन सबको खत्म करने का इनका सकारात्मक प्रभाव था। तो इसका असर ये हुआ कि आगे चल के राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट आया उसमें इन आंदोलनों का बड़ा योगदान रहा, इनके नेताओं का बड़ा योगदान रहा। अब देखिए उसके बाद जब राष्ट्रवाद की मैं चर्चा करता हूँ तो राष्ट्रवाद का जन्म कैसे होता है। तो राष्ट्रवाद का जन्म जो होता है उसके एक चरण की हम बात करें 1885 से लेके 1905 तक। हमने 1857 की क्रांति की बात चर्चा की थी और उस इतिहास के बाद में हम लोग ये सुधार आंदोलनों पे, शिक्षा पे, उन पे आ गए। लेकिन मैं उस घटनाक्रम को, इतिहास को वापस वहां से पकड़ूं 1857 की क्रांति के बाद का, तो उसके 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद, स्वतंत्रता आंदोलन के असफल होने के बाद अंग्रेजों ने जो बहुत कुछ कानून कायदे बदले, थोड़ा दमनकारी भी रहे, वो थोड़ा सा सुविधा भी दी उन लोगों ने। लेकिन उसके बाद का जो युग गुजरा उसमें मैंने 1885 की आधार लाइन पकड़ता हूँ कि 1885 के बाद राष्ट्रवाद का जन्म कैसे होता है। तो राष्ट्रवाद के विकास के लिए इधर अंग्रेज अपने शासन को मजबूत करने के लिए 1857 के बाद बिल्कुल एकजुट हुए और भारतीय मानस भी कहीं ना कहीं अंदर से सुलगा इस बात को लेकर कि अंग्रेजों से हमें मुक्ति पानी है, स्वतंत्रता करनी है और राष्ट्रवाद का जन्म होता है। तो राष्ट्रवाद के भारत में विकास होने के जो मुख्य कारण थे वो था एक तो देश का एकीकरण, और के जो एकीकरण हो गया है वो भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजों के हाथ में एकीकृत होकर चला गया, इसका विरोध करें। एक कारण था शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा। जो शिक्षा की जो पश्चिम की विचारधारा थी उससे भी भारतीय लोगों का रूबरू हुए। पश्चिम की जो शिक्षा की अच्छी बातें थी, विज्ञान था, कला थी, उससे भी बिल्कुल गेट टुगेदर हुआ भारतीय लोगों का। इससे भी एक बड़ी जागरूकता बनी। तो राष्ट्रवाद इसके कारण भी पनपा, शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा कारण। और मुद्रण, प्रेस और साहित्य जो हमने चर्चा की कि किस तरह से अखबार निकले, यहाँ पत्रिकाएं निकली, भले वो अंग्रेजों के सहयोग से निकली, कैसे भी निकली, लेकिन उसने राष्ट्रवाद को पूरे देश को एकजुट किया। एक था भारत का जो अतीत का जो पुनः अध्ययन था कि हमारा जो वैदिक काल का अध्ययन और ये सब था, इसके लिए भी कुछ विद्वानों ने, जिसमें यूरोप के लोग भी शामिल थे, उन लोगों ने भी इसको बड़ा महत्व दिया। जब भारत और पश्चिम संपर्क में आया, पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम के विद्वानों ने भी भारत के प्राचीन साहित्य को और हमारी विरासत को बड़ा महत्व दिया। इसने भी राष्ट्रवाद को उकसाया और हमें अपनी जागृति का, अपने महानता का एहसास हुआ।
भारतीयों को। एक सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुए, जो आपने बताया, ब्रह्म समाज, आर्य समाज वगैरह, उससे भी राष्ट्रवाद पनपा। और मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय हुआ। पहले मध्यम वर्गीय जीवी खाली अपनी रोटी रोजी के लिए बिजी रहता था, लेकिन उसमें अब एक बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों का भी, जिन्होंने शिक्षा विक्षा प्राप्त की, उनका भी उदय हुआ। उसने भी राष्ट्रवाद को बढ़ाया। और जो सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियां थी और नस्ली विरोध था, कि अंग्रेजों ने जिस नस्ली विरोध, गोरे काले का फर्क, और शस्त्र अधिनियम ले आए, अधिकतम आयु सीमा आईसीएस की दी उस समय 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। और अकाल की चपेट में था देश, तब भी अंग्रेज लोग भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे थे। इन सबको, जो सरकार की जो इस तरह की नीतियां थी, उसको देखकर नस्ली विद्रोह विरोध में भी भारतीय लोगों ने राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो बहुत सारी बातें थी। इसमें देखिए, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है। और राष्ट्रीय कांग्रेस से जो शुरुआत हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, वहां से शुरू 1885 जिसको हम कहते हैं कांग्रेस की स्थापना, वहां से लेकर आज तक की राजनीति में जो फिर राजनीतिक घटनाक्रम शुरू होता है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी 1885 में। उससे पहले राजनीतिक संघ हमारे यहाँ देश में क्या क्या थे, तो जैसे बंग भाषा प्रकाशिका सभा थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी थी द्वारकानाथ टैगोर की। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थे राधाकांत देव के। ये एक तरह से थोड़े बहुत, बल्कि अधिकांश कहिए कि राजनीतिक इनका रुख हुआ करता था। ये वो संघ थे, शुद्ध राजनीतिक संघ नहीं थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी दादा भाई नौरोजी की। मद्रास महाजन सभा थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था। इंडियन लीग था शिशिर कुमार घोष का। ये सब राजनीति के लिए 1885 के पहले काम किया करते थे। तो ये सब जो कांग्रेस बनी, ये कांग्रेस 1885 बनी, उसके पहले की राजनीतिक चेतना वाले संगठनों की चर्चा थी। बहुत ज्यादा इनमें नहीं आएंगे। हम आते हैं अब 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आज की तारीख में जिस कांग्रेस का स्वरूप हम देखते हैं, उसकी मूल शुरुआत 1885 में बॉम्बे में एक अंग्रेज थे, ए.ओ. ह्यूम। उन्होंने भारतीय नेताओं के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। जो कांग्रेस आगे देश की आजादी के लिए एक बहुत बड़ी संगठन बनकर खड़ा हुआ, उस कांग्रेस की स्थापना करने में एक अंग्रेज का हाथ था, ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में। और फिर इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण है, वो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर रखा जाए। तो फिर एक सुरक्षा वॉल सिद्धांत के नाम से बड़ा टर्म मशहूर है। सुरक्षा वॉल सिद्धांत में हमारे जो कुछ नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल जैसे उग्रवादी जो नेता थे, इन्होंने थोड़ा सा बिल्कुल आक्रामक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सुरक्षा वॉल सिद्धांत नाम की चीज दी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ए.ओ. ह्यूम की साजिश का परिणाम थी, ये लोग मानते थे। बाल पाल उग्रवादी जो लोग थे, उद्देश्य दोनों का देश को आजाद कराना था, लेकिन कांग्रेस का जो स्थापना थी वो अंग्रेजों के साथ मिलकर समन्वयवादी थी। और ये जो सुरक्षा वॉल सिद्धांत था कि उसकी टक्कर में लेने के लिए एक उग्रवादी संगठन बनाया जाए, गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय वगैरह, इन्होंने ये सुरक्षा वॉल सिद्धांत किया। तो विपिन चंद्र साहब का कहना था कि अगर ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस का इस्तेमाल एक सुरक्षा वाल के रूप में करना चाहते हैं, तो कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं का उद्देश्य उन्हें भी एक तरह से सुरक्षा वाल सिद्धांत की ओर प्रेरित करता है। तो चलिए, कांग्रेस का जो निर्माण हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें ये था कि लोगों को उनके अधिकार के बारे में राजनीतिक रूप से शिक्षित करें, राष्ट्रवादी आंदोलन चलाएं, राजनीतिक मंच दें, और उपनिवेशवाद का जो विरोधी विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करें, है ना। तो ये सब कांग्रेस का स्थापना का उस समय उद्देश्य था। इन लोगों को उदारवादी कहा गया। तो उदारवादी जो चरण था 1885 से 1905 तक चला, करीब 20 साल तक। इन लोगों ने
भारतीय नेताओं ने भी अंग्रेजों के साथ मिलकर थोड़ा सा उदारवादी समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया। तो इसके नेता थे दादाभाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू सी बनर्जी, ये लोग थे। और इन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में जो एक नव राष्ट्रवादी चरमपंथी लोग थे, नव राष्ट्रवादी उग्रवादी लोग चरमपंथी थे, उनसे अलग इन्होंने एक नरम पंथ की स्थापना की कि भाई हमें उग्रवाद पे नहीं जाना है, कि अंग्रेजों के खिलाफ उग्रवाद में नहीं आए, हम उदारवादी चरण पे चलते हैं। और उसमें उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलजुल के काम करने का प्लान किया। इसी के तहत इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उदारवादियों ने भी मांग की थी जैसे कि सैन्य व्यय में कमी करो, भू राजस्व में कमी करो, नमक पे जो टैक्स और चीनी शुल्क लगाया है, जो ड्यूटी लगी है उसको कम करो, है ना, बहुत सारी इस तरह की बातें थी। और इनका भी योगदान रहा, उदारवादियों का भी। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक आलोचना भी की थी, संवैधानिक सुधार की मांग भी की थी, सामान्य प्रशासन में भी मांग की थी, नागरिक अधिकारों की भी मांग की थी। और फिर ब्रिटिश सरकार का रवैया कभी इनके प्रति आक्रामक रहा, ब्रिटिश लोगों का, कभी इनके प्रति इनको समझौतावादी का रहा, कभी तुष्टिकरण का रहा। तो बहुत सारी बातें ब्रिटिश सरकार का रवैया इनके साथ चलता रहा। और डफरिन जैसे लोगों ने, अंग्रेजों के डफरिन ने तो कांग्रेस को देशद्रोह का कारखाना भी बता दिया और कांग्रेस की निंदा भी की। अंग्रेजों ने उनको कहा ये तो देशद्रोही ब्राह्मणों का संगठन है, ये तो विश्वासघाती बाबुओं का संगठन है। तो विरोध भी चला और समर्थन भी चला। तो फिर सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डालो और राज करो की राजनीति अपनाई। फूट डालो राज करो में अंग्रेजों की नीति ये थी कि देशी राजे महाराजे को तोड़ो, कुछ लोग जो विद्रोह करें उनको अपने पक्ष में मिलाओ। इधर तो राजनीति में फूट डालो राज करो ये हुआ, और उधर फूट डालो राज करो ये हुआ कि अंग्रेजों की नीति ने भी इधर इन उदारवादी कांग्रेसियों को भी पनपाया, और जो उग्रवादी लोग थे, उग्रवादी मतलब थे वो भी राष्ट्रीय राजवाद के लिए, उसको भी पनपने दिया। तो ये फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की हुआ करती थी। चलिए उसके बाद मैं उग्रवादी राष्ट्रवाद की चूंकि चर्चा आई है तो थोड़ी सी चर्चा करें कि चरमपंथी के लोग इनको, कि उग्रवादी जो राष्ट्रवाद बना, जिनका उद्देश्य भी अंग्रेजों के खिलाफत ही था, अंग्रेजों का विरोध ही था, उसमें 3 नाम बड़े मशहूर है, लाल, बाल, पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ये एक क्या कहना चाहिए, 3 जनों की एक नेताओं की जोड़ी थी जिन्होंने उग्रवादी राष्ट्रवाद का समर्थन किया। और इसका कारण था, उग्र राष्ट्रवाद भी क्यों पनपा, उसका कारण था कि उदारवादियों की जो उपलब्धि थी असंतोष था। इन्होंने कहा क्या ये अंग्रेजों से मिलकर सब कार्रवाई कर रहे हैं, उससे असंतोष था। और ब्रिटिश सत्ता के सही स्वरूप की इन्होंने पहचान कर ली कि तो ब्रिटिश लोग तो लंबे टाइम पर हम पे राज करने के लिए आए हैं। और थोड़ा सा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान और राष्ट्रवाद की भावना भी इनमें ज्यादा कूट कूट के भरी थी। और शिक्षा और बेरोजगारी में जो जिस तरह से जागरूकता बढ़ी थी उसका भी इन पे असर था। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी थे, क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो हो रही थी, जैसे इथोपिया की इटली पर विजय हुई थी 1896 में, एक बोअर युद्ध हुआ था 1899 में, इसमें ब्रिटिश सेना ने मुंह की खाई थी, हारे थे ब्रिटिश लोग। तो इन लोगों को, उग्रवादियों को लगा कि जब विदेशों में भी अंग्रेज हार सकते हैं तो हम इतना सरेंडर होकर क्यों बैठे हैं कि अंग्रेजों के आगे हमें इतनी गुलामी करने की नौबत आ रही है, हम भी विद्रोह कर सकते हैं, हम भी उन विदेशियों की तरह अंग्रेजों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये उग्रवादी विचारधारा का जो अस्तित्व रहा, और इसमें जो बाल, पाल और इस तरह के जो लीडर तैयार हुए, इन्होंने उग्रवाद को पनपाया। उग्रवाद को पनपाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा था कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन, अंग्रेजों के। इन्होंने बड़ी कुछ दमनात्मक नीतियां अपनाई थी, जैसे गोपनीयता अधिनियम ले आए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ले आए, कलकत्ता निगम अधिनियम ले आए, और फिर बंगाल का विभाजन कर दिया। अंग्रेजों ने जब ये इतने दमनकारी काम किए तो फिर उग्रवाद बहुत ज्यादा पनपा कि अंग्रेज तो हम लोगों को बिल्कुल ही तोड़ फोड़ रहे हैं। तो इसमें बंगाल का विभाजन ने बहुत बड़ा रोल किया। मैं बंगाल के विभाजन की थोड़ी सी चर्चा करूंगा। 1905 की बात है कि बंगाल प्रांत जो अभी वर्तमान का ओडिशा है और बंगाल पूर्व है, बंगाल उस समय पूर्व
था जिसको बांग्लादेश हम कहते हैं आज, और एक पश्चिम बंगाल भी था जिसको हम हमारे देश में भी पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो अभी का जो बंगाल है, अभी का जो उड़ीसा है और अभी का जो बिहार है, इससे मिलकर बंगाल प्रांत हुआ करता था उस समय, जिसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल था, जिसको उस समय पूर्व बंगाल कहते थे। और ये चूंकि अंग्रेजों का भी गढ़ था और भारतीय राजनीतियों का भी केंद्र हुआ करता था, तो बंगाल ने भारतीय राजधानी में बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो बंगाल का जो पूर्वी भाग था, जो आज बांग्लादेश है, वो मुस्लिम आबादी का उसमें बाहुल्य था, मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, और पश्चिमी बंगाल जो था उसमें हिंदू लोग ज्यादा थे। तो इन्होंने अंग्रेजों ने देखा कि ये पश्चिम और बंगाल और पूर्व बंगाल में हिंदू मुस्लिमों की संख्या भरपूर है, तो चलो इनमें फूट डालो और राज करो। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1903 में बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी कि भाई मुसलमानों के लिए अगर हम पूर्व बंगाल अलग कर देते हैं और हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल अलग कर देते हैं। तो ये फूट डालो की राजनीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने जब 1903 में बंगाल विभाजन की घोषणा की, तो फिर ये तय हुआ कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता कर देते हैं और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका कर देते हैं। तो इस चीज को लेकर जो ये उग्रवाद था, उग्रवादी हमारे बाल पाल ये लोग थे, उग्रवादी नेता, इनको लगा कि ये तो अंग्रेज लोग तो बिल्कुल खुल के आ गए और हमारे बंगाल का विभाजन किया। इस बंगाल विभाजन ने एक बहुत बड़ा उग्रवाद को, उग्रवादी जो राष्ट्रवाद था उसको पनपाने में बड़ा बड़ा अच्छा रोल किया। तो उदारवादियों ने फिर बंगाल विभाजन का विरोध किया। उदारवादी जो लोग थे हमारे, उन्होंने भी बंगाल विभाजन का विरोध तो किया। और कांग्रेस की स्थिति भी ये रही कि कांग्रेस ने फिर 1905 में एक अधिवेशन बुलाया बनारस में, और उसमें गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता थी। उसमें उन्होंने 2 प्रस्ताव पारित किए कि बंगाल विभाग की तो हम आलोचना करते हैं और अब स्वदेशी अभियान को समर्थन देने का संकल्प लेते हैं। तो बंगाल विभाजन ने जहां उग्रवादी राष्ट्रवाद को भी पनपाया, वहीं कांग्रेस के राज में जो कांग्रेस के अध्यक्षता में जो उदारवादी राष्ट्रवाद आंदोलन था उसको भी प्रेरित किया। तो अब आप देखिए, स्वदेशी अभियान और बहिष्कार आंदोलन फिर 1905 से शुरू होता है इस देश में। बंग भंग विरोधी आंदोलन होता है, स्वदेशी अभियान एक चल निकलता है, और फिर एक ये नारा इस तरह का दिया गया, एक प्रयत्न किया गया कि उपनिवेशी शासन, अंग्रेजी शासन से भारत को आजादी मिले। ये 1905 में यहां से शुरुआत होती है अंग्रेजों के प्रति खुली बगावत की कि अब हमें आजादी चाहिए, भले वो उग्रवाद के राष्ट्रवाद से मिले चाहे उदारवादी राष्ट्रवाद से मिले। तो इसमें इन्होंने इस संघर्ष के लिए क्या किया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, विदेशी वस्तुओं की होली जलाओ, विदेश में जो बल्कि नमक और चीनी आ रही है, शक्कर आ रही है, उसका बहिष्कार करो, और जो ब्राह्मणों के कार्यक्रमों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दो, और जनता को संगठित करने के लिए बैठकें करो, जुलूस करो, और स्वयंसेवी संगठनों और समितियों का गठन करो। और इसीलिए कुछ समिति बनी, जैसे बारिशल में एक अश्विनी कुमार दत्त थे, उन्होंने स्वदेशी बंधव समिति बनाई, और इस तरह से एक आंदोलन चला। और उसको थोड़ा सा धार्मिक टच देने के लिए, क्योंकि पब्लिक धार्मिक के नाम पे ज्यादा इकट्ठी होती है, तो कुछ राष्ट्रीय चेतना के लिए, राजनीतिक चेतना के लिए लोकप्रिय उत्सव और पारंपरिक धार्मिक आयोजन किए गए। जैसे तिलक ने, गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव को महाराष्ट्र में और बंगाल में भी एक बहुत बड़ा उत्सव और उत्साह, उसका त्योहार का रूप दे दिया कि बंगाल में तो शिवजी का शिवाजी उत्सव करेंगे महाराष्ट्र में, और गणपति उत्सव करेंगे, और बंगाल में देवी का उत्सव करेंगे, नवरात्रि का। इस बहाने राजनीतिक चेतना भी बने और लोग इकट्ठे हों। तो इस तरह के प्रोग्राम बहुत सारे शुरू हुए, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, प्रेस के रूप में, प्रचार प्रसार के रूप में, समिति संगठन के रूप में, और फिर कुछ भारतीयों के लिए भारतीयों ने एक अच्छी भी स्कीम लगाई, लागू की, ताकि जनता का भी इसमें जुड़ाव हो। जैसे उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने नंदलाल बोस की पहली छात्रवृत्ति देना शुरू किया बच्चों को, और टैगोर ने जो शांति निकेतन संस्था लागू की थी भारतीय शिक्षा के लिए बंगाल में,
उससे प्रेरणा लेके कलकत्ता में भी बंगाल नेशनल कांग्रेस की बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। रास बिहारी घोष जिसके अध्यक्ष थे, अरविंदो घोष जिसके आचार्य थे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनी, अरविंदो ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की, तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान बना। ऐसे इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज देश में आजादी के लिए एक तरह से शुरुआत हुई 1905 से। चलिए फिर ये स्वदेशी आंदोलन को भी चला कि स्वदेशी वस्तुओं का बढ़ावा हो, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाए, बहिष्कार किया जाए। और इस सबसे प्रेशर में आके अंग्रेजों ने बंगाल का जो विभाजन था वो 1911 में दिल्ली दरबार में उस विभाजन को अंग्रेजों ने रद्द कर दिया। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। लेकिन फिर भी स्वदेशी आंदोलन बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, क्योंकि तो उसका कारण रहा कि अंग्रेजों ने भी फिर बंगाल का विभाजन रद्द भले कर दिया, लेकिन स्वदेशी आंदोलन की जो जुनून था उसको देखकर अंग्रेजों ने दमनकारी, बहुत कठोर दमनकारी रुख अपनाना शुरू किया। तो स्वदेशी आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ा, कमजोर पड़ा। अंग्रेजों ने कठोर दमन का रुख क्या अपनाया कि जैसे 1907 से 1911 तक सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने कहा कि सरकार के विरोध की जितनी गतिविधियां होती है उसमें नियंत्रण बनाने के लिए कठोर कानून बनाओ। तो कठोर कानून बना दिया। राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 बनाया। भारतीय समाचार पत्र अपराधों के लिए उकसाने के अधिनियम 1908 बनाया। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 बनाया और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 बनाया। अंग्रेजों ने ये सारे अधिनियम कानून के मार्फत इस सारे विद्रोह को दबाने की, ताकि कड़ी सजा हो जाए और लोग इस तरह की गतिविधि से भग जाएं, इसके लिए इन्होंने दमनकारी इस तरह के कानून बनाए 1907 से लेके 1911 तक बहुत ज्यादा। और जैसे उसमें 1909 में गंगाधर तिलक पर, बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया इन अधिनियमों के तहत, और लगातार 6 साल के लिए बर्मा भेज दिया, बर्मा की जेल में। तो इस तरह से बड़े नेताओं को पिक्चर से हटाया। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये जो स्वदेशी आंदोलन था ये आगे चल के थोड़ा नेतृत्वहीन हो गया, नेता इनमें रहे नहीं। और फिर उदारवादी और उग्रवादी जो पंथ थे हमारे राष्ट्रवाद के, वो भी आपस में आंतरिक झगड़े हुए उनके। और सूरत विभाजन एक बड़ा मशहूर हुआ 1907 के सूरत विभाजन में उग्रवादी राष्ट्रवाद के नेता और उदारवादी राष्ट्रवाद के नेताओं के बीच में तरह से फूट डल गई। और सूरत विभाजन बड़ा मशहूर है कि ये लोग जो मिलके लड़ रहे थे थोड़ा स्वदेशी आंदोलन के लिए, वो भी छिन्न भिन्न हो गए। छिन्न भिन्न होने से ये आंदोलन थोड़ा सा कमजोर हो गया। तो अब इस बीच में और क्या क्या घटनाक्रम होता है। मुसलमानों के योगदान की बात करें तो एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनी। जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी 1885 में, उसी पैटर्न में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 31 दिसंबर 1906 में ढाका में नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने नवाब मोहसिन उल मुल्क के साथ मिलकर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग आज भी किसी न किसी रूप में कार्यरत है। और ये भी अपने आप में एक प्रश्न बनता है कि इस अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1906 को हुई थी, ढाका में हुई थी, नवाज ख्वाजा सलीमुल्लाह द्वारा हुई थी। और फिर 1924 आता है, तो 1924 में M.A. जिन्ना की अध्यक्षता में इसका लाहौर अधिवेशन हुआ था। और बाद में मुस्लिम लीग जो है वो जिन्ना, पाकिस्तान के बहुत बड़े राजनीतिक लीडर, और भारतीय आंदोलन जो 1947 का था उसमें कांग्रेस के नेहरू और गांधी की टक्कर के जो मुस्लिम नेता थे जिन्ना साहब की उपस्थिति होती है 1924 में लाहौर अधिवेशन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में। फिर जैसा आपने बताया 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था और गर्म दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। अब इस सारी घटनाक्रम के बाद 1906 में मुस्लिम लीग भी आ गया, 1907 में सूरत विभाजन भी हो गया, गर्म
पंथी और नरम पंथी अलग अलग हो गए। तो इसके बाद 1909 में अंग्रेजों ने एक मॉर्ले मिंटो सुधार, बड़ा मशहूर उनका कदम था। 1909 में उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार किया था, और जिसको 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम कहते हैं। और इसको प्रस्तुत करने वाले थे भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत के सचिव जॉन मॉर्ले। देखिए, मॉर्ले मिंटो सुधार भारत के इतिहास में बड़ा मशहूर सुधार था अंग्रेजों की तरफ से। उसकी चर्चा करें। इसमें कुछ भारतीयों के लिए उन्होंने अच्छा भी किया। तो उससे क्या फर्क पड़ा? एक तो भारतीयों की भागीदारी बढ़ी प्रशासन में, अंग्रेजों के प्रशासन में। एक सदस्यता और कार्य का निर्धारण हुआ। एक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बने कि भाई आपके लिए एक अलग पृथक, हालांकि इसके पीछे हिंदू मुस्लिम फूट वाली बात की थी। और एक जो विधान परिषद थे, उन विधान परिषदों का विस्तार हुआ। तो ये जो मार्लो मिंटो सुधार आया, इससे अंग्रेजों ने थोड़ी कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान दोनों दोनों वापस थोड़ा सा ठंडे पड़े और थोड़ा सा अंग्रेजों के शासन को सपोर्ट करने के लिए आए। तो फिर क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, क्रांतिकारी आंदोलन हुए। उग्र राष्ट्रवाद और नरम राष्ट्रवाद ने वापस थोड़ा सिर उठाया। अंग्रेजों ने फिर दमन किया, और फिर क्रांतिकारी गतिविधियां कि देश को आज़ाद किया जाए, ये छुटपुट शुरू हुई पूरे देश में। तो एक जैसे बंगाल में अनुशीलन समिति बनी। अनुशीलन समिति ये बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन था जो गुप्त था, अंडरग्राउंड, लुक छुप के। तो पहला बंगाल का क्रांतिकारी संगठन था, और इसमें को 1902 में ही प्रेमनाथ मिश्रा ने गठन किया था। और इसमें सहयोगी थे जतिंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास वगैरह। ये क्रांतिकारी गतिविधि एक हुई। फिर एक अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ, फिर हावड़ा गैस कांड हुआ, और दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा चला। फिर महाराष्ट्र में इसी तरह से रामोसी कृषक आंदोलन हुआ, अभिनव भारत आंदोलन हुआ, और पंजाब में भी आंदोलन क्रांतिकारी शुरू हुए। पूरे देश में क्रांति के लिए थोड़ा बिगुल बजा। पंजाब में अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहसिबान ए वतन, अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन नामक समिति का गठन किया, और भारत माता नामक का पत्र का प्रकाशन किया। लाला लाजपत राय पंजाबी पत्रिका को लेकर आए, और इस तरह से ये कार्रवाइयां पंजाब में, महाराष्ट्र में और बंगाल में शुरू हुई। उधर साथ ही साथ विदेश में भी भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। वो कैसे हुई कि जैसे इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में स्थापित किया। और लंदन में उन्होंने एक द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का प्रकाशन किया। फिर मदनलाल ढींगरा ने, एक क्रांतिकारी हुए हैं मदनलाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी। तो यानी विदेश में भी जाके भारतीयों ने अंग्रेजों की खिलाफत शुरू की। कैलिफोर्निया में 1907 में अमेरिका कैलिफोर्निया तक में विद्रोह हुआ। उसमें तारकनाथ दास थे, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। मतलब विदेश में भी बैठ के लोगों ने यहाँ की आज़ादी के लिए संगठन बनाए। और आप देखिए, पारसी क्रांतिकारी थे, पारसी क्रांति के मैडम भीकाजी कामा 1907 में जर्मनी पहुंच गए, और जर्मनी में भारतीय झंडा, जो वंदे मातरम का नारा था, उसको दर्शाता हुआ लाल, हरा और पीले रंग का फहरा दिया उन्होंने। और वो फहराने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये प्रश्न बन सकता है कि विदेश में जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन चला स्वतंत्रता के लिए, उसमें पहली भारतीय जिन्होंने जर्मनी में जाकर 1907 में वंदे मातरम का झंडा फहराया भारतीय आज़ादी का, वो मैडम का नाम था भीकाजी कामा। और वो पेरिस इंडियन सोसाइटी की भी संस्थापक थी, और उन्होंने विदेश में भी काम किया। एक बड़ा और अच्छा नाम मशहूर है भारत के क्रांतिकारी इतिहास में, गदर पार्टी। गदर का मतलब होता आंदोलन, विद्रोह। एक पार्टी बनी यहाँ, गदर पार्टी। पहले गदर पार्टी को पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, और फिर 1913 में ये गदर पार्टी बनी,
और इस क्रांतिकारी पार्टी का मुख्यालय जो था वो सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में था। भारत की स्वतंत्रता का बिगुल अमेरिका में भी बज रहा है गदर पार्टी के नाम से 1913 में, और उस गदर पार्टी के संस्थापक का नाम था सोहन सिंह भकना। ये भी एक प्रश्न बन सकता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, तो इसकी मैंने हल्की सी चर्चा की। और फिर आप देखिए कि वर्ल्ड की जो राजनीति और हिस्ट्री बदलती है। प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से लेकर 1919, 5 साल तक। और उस प्रथम विश्व युद्ध का अपने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या असर होता है उसकी चर्चा हम अब करते हैं। तो 1914 से 1919 में जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए अंग्रेजों ने फिर भारतीय संसाधनों का और भारतीय सैनिकों का उपयोग किया। मतलब इधर तो हमारा विद्रोह शुरू हो ही चुका था, लेकिन अंग्रेजों ने अपना साथ देने के लिए भारतीय सैनिकों को भी कहा कि भाई हमारा साथ दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, हम लड़ रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो हो रहा था उसके प्रति जो हमारे राष्ट्रवादी थे, भारतीय राष्ट्रवादी, उनकी जो प्रतिक्रिया हुआ, रिएक्शन हुआ, उसमें एक तो ये था उदारवादी उदारवादी जो लोग थे हमारे देश में, उन्होंने युद्ध को एक ड्यूटी के रूप में ये कहा कि हमारी निष्ठा है, अंग्रेजों का हम समर्थन करेंगे, अंग्रेजों से हमारी इंटरनल लड़ाई कुछ भी हो, लेकिन इस समय हमारे अंग्रेज शासक जो भी हैं इन पर अगर अंतरराष्ट्रीय संकट आया है तो उदारवादी लोगों का कहना था कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे। चरमपंथी जो थे, चरमपंथी मतलब एक्सट्रीम के जो गुरुवादी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने युद्ध में शामिल होने का समर्थन किया और उन्होंने भी कहा कि ब्रिटेन भारत की वफादारी का बदला स्वशासन के रूप में चुकाएगा। उनका ये मानना था कि हम इस समय अंग्रेजों का साथ दो उनके संकट में, विश्व युद्ध में, तो हमारी वफादारी जो है उसका वो हमको पुरस्कार देंगे, हमको हमारा स्वशासन युद्ध के बाद दे देंगे। तो चरमपंथी लोगों ने भी अंग्रेजों का सपोर्ट किया प्रथम विश्व युद्ध में इंटरनली। और एक क्रांतिकारी जो लोग थे, क्रांतिकारी लोगों ने यूरोप में युद्ध की स्थिति का लाभ उठाने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए कहा कि बहुत अच्छा अवसर है। एक क्रांतिकारी का ऐसा भी रूप था कि अंग्रेज लोग वैसे संकट में आए हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रेशर में, प्रथम विश्व युद्ध में, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा अवसर है, इस समय अंग्रेजों का विरोध करो, इस समय जहां हमारी गरज है। तो कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, भारत में भी जो स्वतंत्र आंदोलन के लिए एक हो रहे थे लोग, एक हो रहे थे, वो और लेट हो गए। 1947 तक की आजादी लेट इसलिए हुई कि 1914 में ये प्रथम विश्व युद्ध ने हम लोगों को भी आपस में इंटरनल बांट दिया। तो देखिए उस क्रम में फिर एक आता है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन पहला जो विश्व युद्ध की बात जो हम कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसके दौरान ये एक तरह से भारतीय प्रतिक्रिया थी, लेकिन थोड़ा सा कम उग्र तरीके से थी। इसको कहते हैं होम रूल लीग आंदोलन। इसमें तिलक, एनी बिसेंट, अय्यर, बैप्टिस्टा, जिन्ना ऐसे नेता थे। इन्होंने फैसला क्या किया कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक राजनीतिक संगठन होना आवश्यक है जो पूरे वर्ष काम कर सकता है। उधर तो अंग्रेज लड़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में, और यहाँ इन लोगों ने एक होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया कि हम सब मिलें और राष्ट्र भर के लिए, देश भर में पूरे वर्ष में इस तरह के लिए काम करें। तो इसमें क्या किया, 1915 में जैसे एनी बिसेंट ने, जब युद्ध खत्म हो गया प्रथम युद्ध, तो उसके बाद स्वशासन की मांग करने के लिए अभियान चलाया, बैठकें स्थापित की। और 1916 में, यानी युद्ध चल ही रहा है उसके बीच में, 1916 में जब होम रूल लीग की स्थापना हुई तो दो होम रूल बने, दो होम रूल लीग बनी। एक तो बनी बाल गंगाधर तिलक और दूसरी एनी बिसेंट द्वारा। लेकिन इनका उद्देश्य भी यही था कि उधर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, इधर हमारी भी गतिविधियां हम क्रांति की शुरू करें। तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में बेलगांव में, और बेसेंट, एनी बिसेंट द्वारा भी स्थापित होम रूल लीग था 1916 में मद्रास में। और इनके भी उद्देश्य यही थे, होम रूल लीग भले एनी बिसेंट का हो चाहे तिलक जी का हो, कि भारत में स्वशासन, अपना शासन वापस प्राप्त करना है, उसके लिए राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देना है, सरकार की जो दमनात्मक नीति है उसके विरोध में बोलना है, भारतीयों में आत्मविश्वास जगाना है। ये सारे इनके उद्देश्य थे होम लीग के। और इस हिसाब से
प्रारंभ तो किया था, लेकिन इधर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1919 और 1919 तक आते आते इस होम रूल लीग का भी पतन हो गया। कारण वही था कि एक ही प्रभावी संगठन, एक ही प्रभावी नेतृत्व था नहीं, सबके अपने अपने महत्वाकांक्षा, सबके अपने अपने ईगो थे। तो चलिए, इधर प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, इधर होम लीग खत्म होता है, और फिर 1920 में गांधी जी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की, और फिर स्वतंत्र उस संगठन का नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया, और अगले ही वर्ष इस लीग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। यानी 1920 में गांधी जी का पिक्चर में आते हैं, और उन्होंने दोनों लीगों को खत्म करके अखिल भारतीय जो सारी जो लीगें थी उनको खत्म करके नाम उसका दे दिया स्वराज्य सभा, और स्वराज्य सभा का विलय किसमें कर दिया? उस राष्ट्रीय कांग्रेस में जो 1885 में कायम हुई थी और जो भी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। तो ये गांधी जी की राजनीति थी, कूटनीति थी, कि उन्होंने होम लीग का अस्तित्व खत्म तो कर दिया, लेकिन स्वराज्य सभा के नाम पे इस संगठन को और सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय कर दिया। तो इसका बड़ा फायदा ये हुआ कि जो सिंध जैसे छोटे राज्य थे हमारे, उनको भी शामिल कर दिया गया इसमें, और कुछ समय के लिए सही उदारवादी, गर्मपंथी, नरमपंथी, मुस्लिम लीग सारे सदस्य भी इस अंडर वन एम्ब्रेला इकट्ठे हो गए गांधी जी के स्वराज्य सभा में। और फिर उसी का प्रेशर रहा कि 1917 में मॉन्टेगू घोषणा आती है और मॉन्टफोर्ट सुधार अंग्रेज लोग लागू करते हैं। तो ये कार्यक्रम चले, तो इसी क्रम में इन्होंने इसी अवधि में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया, फिर लखनऊ समझौता किया 1916 में। उसमें 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एकजुट हुई सरकार से मांग करने में, और मुस्लिम लीग और फिर कांग्रेस का भी पुनर्मिलन हो जाता है ना। तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया, उसमें भी हिंदू मुस्लिम संघ लड़े, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी फिर कांग्रेस से हाथ मिलाया। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो युवा मुसलमानों में भय का माहौल बना था अंतर्राष्ट्रीय ब्रिटिश नीति के कारण, उसने भी मुसलमानों को हिंदुओं के संग यहाँ जुटने का मौका दे दिया। तो इस प्रकार स्वराज्य सभा 1920 तक हम आ जाते हैं, गांधी जी के युग तक। मैं इसके आगे फिर गांधीवादी युग की चर्चा करूंगा अगले व्याख्यान में, और उसकी अवधि लेंगे हम 1917 से लेके 1925 तक, 8 वर्ष की अवधि, जिसमें गांधीवादी युग चलता है और जन आंदोलन शुरू होता है। उसकी प्रतीक्षा कीजिए अगले लेक्चर तक। आपने मुझे सुना, धन्यवाद, शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। थैंक यू।